सिग्नलिंग पाथवे और डिस्कस करेंगे, जैक स्टैट। नाम बहुत ही खतरनाक है, थोड़ा सा डेंजर है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। जैक स्टैट से घबराने का नहीं है। जैक का मतलब एक तरह से ये साइटोसोलिक प्रोटीन ही है, एंजाइम ही है, टायरोसिन काइनेज का एक टाइप है जिसको नाम दे दिया है जैनस काइनेज। जैक का मतलब क्या हुआ? जैनस काइनेज, साइटोसोलिक टायरोसिन प्रोटीन काइनेज का एक टाइप है। ये कहाँ है? ये साइटोसॉल में। ठीक है। दूसरा जो है मॉलिक्यूल है जो ये स्टैट है। स्टैट का नाम क्या है? सिग्नल ट्रांसड्यूसर। क्या कर रहे हैं भाई सब लोग? सिग्नल ट्रांसड्यूस कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। एक सिग्नल दूसरे को मैग्नीफाई कर रहा है, दूसरे इसको ऐसे इसी तरीके से स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। तो एक तरह से तो ये हो गए सिग्नल ट्रांसड्यूसर। ST का मतलब सिग्नल ट्रांसड्यूसर, AT मतलब कि एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि कोई ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे, ये कोई ट्रांसक्रिप्शन कराने वाले हैं, कोई मैसेंजर RNA बनाने वाले हैं, कोई प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो एक तरह से ये स्टैट हो गए सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इनका दो रोल है, एक तो सिग्नल को ट्रांसड्यूस करना, दूसरा ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट कराना। इसीलिए इनका नाम है सिग्नल ट्रांसड्यूसर यानी स्टैट, सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो दो ये साइटोसोलिक प्रोटीन है। कैसे ये सिग्नल एक दूसरे को पास करेंगे? एक्चुअली ये जब साइटोकाइंस, मेनली ये जो पाथवे है वो साइटोकाइंस, इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन्स, इन में ये इन्वॉल्व होते हैं। और जब कोई सेल डिवीज़न होना होता है या किसी इम्यूनिटी में या सेल डेथ में या ट्यूमर फॉर्मेशन में, तब ये जैक स्टैट सिग्नलिंग पाथवे इन्वॉल्व होता है इसमें। ठीक है। तो क्या होते हैं इसमें, जैसे हम लोगों ने रिसेप्टर पढ़ा था टायरोसिन काइनेज वाला, सेम इसी तरीके से ये भी टायरोसिन काइनेज एंजाइम ही है। इनका एक्स्ट्रा सेलुलर साइट भी है और इंट्रा सेलुलर साइट भी है। एक्स्ट्रा सेलुलर साइट पे साइटोकाइन यानी एगोनिस्ट बाइंड होता है। तो यहाँ पे जो टायरोसिन काइनेज पहले से लिंक्ड है इस रिसेप्टर से, वो टायरोसिन काइनेज की कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं होती, जबकि इंसुलिन के केस में जो टायरोसिन काइनेज होता था वहाँ पे देखते थे कि कैटालिटिक एक्टिविटी होती थी इनकी। तो ये जो टायरोसिन काइनेज है यानी टायरोसिन रेसिड्यू जो दिख रहा है एक तरह से, ये एंजाइम, ये टायरोसिन काइनेज ही है एक तरह से। ठीक है। तो अब क्या होगा, जब ये साइटोकाइंस इस रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं तो सेम पहले वाले जैसे एंजाइम लिंक्ड मैंने रिसेप्टर डिस्कस किया था, यहाँ भी डाइमराइजेशन होता है। ये डाइमर बनते हैं, यानी कि रिसेप्टर जो है क्लोज आते हैं तो ये एक तरह से डाइमर बना लेते हैं। डाइमर बनने के बाद, डाइमराइजेशन होने के बाद, ये जो इंट्रासेलुलर डोमेन है टायरोसिन काइनेज की, इनकी एफिनिटी जैनस की तरफ बढ़ जाती है। जैक प्रोटीन की तरफ एफिनिटी इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी जैक मॉलिक्यूल के साथ ये फिर बाइंड करते हैं। तो यहाँ जैक ये अटैच हो गया, टायरोसिन काइनेज से ये जैक जाके अटैच हो गया, जैक वाली साइड अटैच हो गया। अब ये जैक क्या करते हैं, एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, यानी ये जैक इधर बाइंड हुआ, एक जैक इधर आके बाइंड हुआ। अब ये इसको फास्फोरिलेट करते हैं और ये वाले जैक इसको फास्फोरिलेट कहते हैं। तो यहाँ पे जो फास्फोरिलेशन हो रहा है उसको हम कहेंगे क्रॉस फास्फोरिलेशन या ट्रांस फास्फोरिलेशन हो रहा है। ठीक है। तो एक तरह से ये इनको फास्फोरिलेट कर देंगे, ये वाले इनको कर देते हैं, यानी कि ये क्रॉस फास्फोरिलेशन हो रहा है। तो जैक फास्फोरिलेट हो गए भाई, जैक फास्फोरिलेट हो गए। अब ये टायरोसिन जो एंजाइम है टायरोसिन, ये भी फास्फोरिलेशन की डिमांड करेंगे, यानी कि अब ये जैक इनको भी फास्फोरिलेट करता है। किनको? टायरोसिन काइनेज जो रेसिड्यू है, टायरोसिन वाला रेसिड्यू, टायरोसिन काइनेज एंजाइम का जो टायरोसिन रेसिड्यू है लास्ट वाला पार्ट, वहाँ फास्फोरिलेशन होगा। कौन ये फास्फोरिलेशन कर रहा है? ये जैक फास्फोरिलेशन कर रहा है। जैक मॉलिक्यूल, ये जैक
ही इनको फास्फोरिलेट करता है। अब ये फास्फोरिलेशन जैसे ही हुआ इनका, ये एक्टिवेट हुए। अब एक्टिवेट होने के बाद दूसरा जो मॉलिक्यूल है स्टैट प्रोटीन, ये जाके ये फास्फोरिलेशन का मतलब यही है कि ये एक तरह से किसी SH2 डोमेन के लिए ये डॉकिंग, या एक तरह से कह सकते हो कि साइट प्रोवाइड करते हैं, साइट प्रोवाइड करते हैं कि भैया आके यहाँ पे बाइंड हो सकते हो। तो ये SH2 जो इसका लास्ट वाला पार्ट, जैसे किसी में कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, किसी में अमाइनो ग्रुप होता है, तो इन स्टैट में जो लास्ट ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होता है वो SH2 है। तो ये SH2 के साथ जाके उसी टायरोसिन काइनेज जो एंजाइम है जिसने डोमेन अपना जो साइट दिया है एक्टिवेट होने के बाद, ये उसी से जाके स्टैट अटैच हो जाते हैं। दो स्टैट जाके यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, किससे? टायरोसिन काइनेज वाले एंजाइम से। चलिए ठीक है, ये एक्टिवेट हो, ये आके बाइंड हो गए, यानी कि यहाँ पे स्टैट आके बाइंड हो गया। अब स्टैट बाइंडिंग के बाद जैक इनको भी फास्फोरिलेट करता है। ये जैक सबका समझ लो ठेका ले लिया है, सबको फास्फोरिलेट करने का, सबको एक्टिवेट करने का। जैक जैनस काइनेज पहले खुद ऑटो फास्फोरिलेट हुआ, फिर टायरोसिन काइनेज एंजाइम को फास्फोरिलेट किया, अब उससे स्टैट आके बाइंड हुआ तो अब उसको भी फास्फोरिलेट कर रहा है। 3 जगह फास्फोरिलेशन हुआ। तो अब इनका जो भी टायरोसिन रेसिड्यू, इनके भी पास टायरोसिन रेसिड्यू है, अमाइनो एसिड है, उस टायरोसिन रेसिड्यू के साथ इनका भी फास्फोरिलेशन हो जाता है भैया। इनका फास्फोरिलेशन होते ही अब ये समझ लो स्टैट एक तरह सा बहुत ही सेल्फिश तरह का मॉलिक्यूल है। सेल्फिश क्यों? क्योंकि ये आया है इनका साथ देने नहीं, ये अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए आया है, फास्फोरिलेशन कराने आया है। जैसे इसका काम निकल जाएगा, फास्फोरिलेशन जैसे ही इनका हो जाएगा, ये दोनों डिसोसिएट हो जाएंगे, अब इनका साथ छोड़ देंगे। अब ये दोनों जो स्टैट हैं ये यहाँ से डिसोसिएट हो जाएंगे और ये बनाएंगे डाइमर। ये बन गया भाई डाइमर, यानी कि स्टैट ने अपना डाइमर बना लिया। होमोडाइमर भी हो सकते हैं, हेट्रोडाइमर हो सकते हैं। अगर इसी रिसेप्टर के स्टैट मिल गए तो होमोडाइमर, अदर रिसेप्टर के स्टैट मिल गए तो हेट्रोडाइमर। तो ठीक है, तो ये डाइमर बन गए, इनको हम लिख देते हैं कि डाइमर, स्टैट डाइमर। क्लियर है भाई? होमोडाइमर या हेट्रोडाइमर बन गए। अब ये क्या करेंगे, ये डाइमर, फास्फोरिलेटेड वाले डाइमर, ये अब ट्रांसलोकेट करेंगे न्यूक्लियस में। कहाँ जाएंगे भैया? न्यूक्लियस में। पोर्स होते हैं, इम्पोर्टिन प्रोटीन होता है, इनको इंपोर्ट कर लेगा न्यूक्लियस। इम्पोर्टिन प्रोटीन होते हैं इनके न्यूक्लियर इन्वेलप में। ये डाइमर अब चला जाएगा कहाँ? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस में डीएनए के साथ सीक्वेंस, जो भी इनका साइटोकाइंस स्पेसिफिक जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ उसी सीक्वेंस पे जाके बाइंड हो जाएंगे। अब बाइंड होने के बाद एक तरह से ये एक्टिवेट करेंगे और इसी से फिर इनका मैसेंजर आरएनए, डीएनए से उनका मैसेंजर आरएनए बनता है, तो मैसेंजर आरएनए बना देंगे और वो मैसेंजर आरएनए फिर बाहर आके साइटोसॉल में आ जाते हैं। वहाँ राइबोसोम्स पे इनका ट्रांसलेशन होता है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस होती है, रिक्वायर्ड प्रोटीन सिंथेसिस। वही प्रोटीन सिंथेसिस, that protein synthesis required for physiological function, cellular response। तो ये साइटोकाइंस के केस में हो सकते हैं, यहाँ पे बाइंड हो सकते हैं, इंटरफेरॉन बाइंड हो सकते हैं, इंटरल्यूकिन बाइंड हो सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है भाई कि बाहर साइटोकाइंस रिसेप्टर्स एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल, वो न्यूक्लियर तक वो सिग्नल पास हो रहा है, ट्रांसड्यूस हो रहा है एक्स्ट्रा सेल के बाहर से, और सेल के अंदर भी आता है। फिर उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर ये सिग्नल ट्रांसड्यूस हो रहा है, ये जैक और स्टैट के
रेगुलेशन से, ठीक है। तो इस तरीके का इम्यूनिटी में ये इस तरीके का सिग्नलिंग पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पाथवे का इम्यून सिस्टम में। अगर टी हेल्पर सेल्स में ये सिग्नलिंग पाथवे कुछ डिसरेगुलेट हो गया तो बहुत सारे इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। तो इसका इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।